नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि चैप्टर जो 4 निर्देशांक ज्यामिति था उसको हम लोगों ने अच्छे से स्पष्ट रूप से बिल्कुल अच्छे से पूरा कर लिया। तो अब बारी थी रेखा गणित स्टार्ट करने की। तो जो रेखा गणित का पहला चैप्टर है, यानी कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5, तो इसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड, तो उन्होंने उस ज़माने में, हालांकि जो रेखा गणित है या जो ज्यामिति है, ये कह सकते हैं हम लोग, ज्यामिति जो है वो बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, लेकिन उसका जो ज्ञान था वो बिखरा हुआ था। कहीं से कुछ, कहीं कुछ बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं। तो ये जो यूक्लिड थे, इन्होंने उस पूरे ज्ञान को समेटा और उसमें जो कुछ बुराइयां थी उसे दूर किया और अपनी एक पुस्तक लिखी। तो उस पुस्तक में जो चीज़ें लिखी वो एक सुव्यवस्थित कर दिया, वही उसी से पुस्तक बनी। सारे ज्ञान को समेटकर सुव्यवस्थित कर दिया और उसी से अपनी पुस्तक बनाई। तो उस पुस्तक के हिसाब से जो बातें इन्होंने बताई, उन बातों का हम लोग निचोड़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ी है तो आपकी स्क्रीन के कोने पे एक आई बटन दिख रहा होगा, तो उस पर आप टच करके पहले निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ सकते हैं। तो अब बारी है आज यूक्लिड की ज्यामिति पे बात करने की। तो आज हम लोग सवालें नहीं सॉल्व करने वाले हैं। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई जिन्हें हम लोग दो रूपों में पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ को अभिग्रहित कहा जाता है और कुछ को अभिधारणा कहा जाता है। तो 7 अभिग्रहित हैं और 5 अभिधारणाएं हैं जिन्हें हम लोग आज बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो आइए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से ज्यामिति स्टार्ट हो रही है। तो ज्यामिति को पढ़ने के लिए पहले रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो रेखाओं में बेसिकली 2 प्रकार की रेखाएं आती हैं, एक सीधी रेखा और एक वक्र जो बना होता है, टेढ़ी मेढ़ी कोई भी रेखा हो तो वो वक्र कहलाती है। तो सीधी रेखा ऐसे लाइन खींच दे जाए वो सीधी रेखा है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना हो, चाहे ये हो वृत्त बन जाए या कुछ भी हो जाए, तो उन्हें वक्र रेखाएं कहा जाता है। तो सीधी रेखाओं में कुछ जैसे पॉइंट हैं जिन्हें पता होना चाहिए। यदि कोई रेखा है और उसमें से हम लोग बीच में से 2 ऐसे टुकड़े, मतलब एक इस तरफ पॉइंट फिक्स कर दें, एक इस तरफ पॉइंट, तो ये जो चीजें जितनी बच गई रेखा, ये अपनी रेखा कहलाती है एक रेखाखंड। ये होता है रेखाखंड। और इस तरह से अगर पूरी लाइन दी जाती और इस तरफ भी ऐसे एरो मार्क कर दें, यानी कि ये इनफाइनाइट तक बढ़ाई जा सकती, तो ये कहलाती है रेखा। और अगर एक ही डायरेक्शन में इस तरह से तीर लगा हो तो इसे हम लोग किरण या तीर कहते हैं। किरण या तीर भी कह देते हैं, एरो मार्क जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हो जाता है रेखाओं के बारे में। वक्र रेखाओं में जैसे वृत्त हो जाता है, परवलय हो जाता है, अतिपरवलय हो जाता है, या दीर्घवृत्त, ये सब वक्र की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इस तरह से कुछ परवलय बनते हैं, इस तरह से कुछ अति परवलय बनते हैं, दोनों तरफ मुंह खुल जाए तो, और कुछ इस तरह से दीर्घवृत्त बनते हैं। तो ये सब एक वक्र के उदाहरण है। तो अब आगे बात करते हैं जो यूक्लिड ने 7 अभिग्रहितों की बात की थी उन पे। तो आइए बारी बारी से एक एक पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला अभिग्रहित था, इन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने कहा कि वे वस्तुएं, ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, वे वस्तुएं जो, यानी कि 2 वस्तुओं की बातें की जा रही हैं, 2 या 3 वस्तुओं की, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के भी बराबर होती हैं।
तो पहली अभिग्रहित में इन्होंने यही इतना कहा था कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो आपस में भी मतलब एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब जैसे इसको उदाहरण से समझा जाए तो जैसे राम है एक लड़के का नाम, आप अपने दोस्तों का यहाँ पे नाम रख लीजिएगा, रख के देख लीजिएगा। एक श्याम है और एक मोहन है। तो यहाँ पे 3 लड़के हैं। तो अगर राम और श्याम की लंबाई मान के चलिए ये 5 फीट है, तो और राम और श्याम की लंबाई बराबर है। इसमें कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं। तो ये वस्तु यानी कि जो श्याम की लंबाई है वो भी राम के बराबर है और जो मोहन की लंबाई है वो भी राम के बराबर है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हैं जो राम की लंबाई है वो श्याम के बराबर है और जो राम की लंबाई है या जो मोहन की लंबाई है ये बराबर है। तो कुछ ऐसा दिया जाए यानी कि राम की लंबाई श्याम के बराबर है, यानी कि राम 5 फीट है तो श्याम भी 5 ही फीट होगा और राम की लंबाई 5 फीट है तो मोहन भी 5 ही फीट होगा। तो इसका कहने का मतलब कि ये दोनों किसी वस्तु के बराबर जो 2 वस्तुएं हैं वो आपस में भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे देखिए ये भी 5 फीट ये भी 5 फीट, तो ये ही हो जाता है श्याम बराबर मोहन। हो सकता है आप लोग थोड़ा होशियार हो गए हैं, आप लोग किताबी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा लगता हो। तो अगर ए बी के बराबर है और ए ही सी के बराबर है तो बी और सी को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ऐसा दिया गया हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये एक रिमार्क पॉइंट हो जाता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पहली अभिग्रहित समझ में आ गई होगी। अब आइए बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। तो यूक्लिड महाशय ने सेकंड अभिग्रहित में क्या कहा था कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। पूर्ण भी बराबर होता है। तो इतना कहा था यूक्लिड महाशय ने अपनी सेकंड अभिग्रहित में। तो इसको समझने के लिए फिर से हम लोग वही उदाहरण ले लेते हैं कि राम है एक लड़का, इसके पास अब लंबाई न लेकर हम लोग पैसे ले लेते हैं। तो राम है एक लड़का और एक लड़का है श्याम। अब इन दोनों के पास जो पैसे हैं रुपए ये बराबर हैं, दोनों के पास रुपए जो हैं वो बराबर हैं। तो मान लेते हैं इसके पास 10 रुपए हैं तो अब बराबर हैं तो इसके पास भी 10 ही मानना पड़ेगा। तो ये 2 बराबर हो गए। इसमें कह रहा है यदि बराबरों को 2 बराबर हो गए बराबर में जोड़ा जाए, यानी कि 2 बराबर दिए हुए हैं और इनमें बराबर ही जोड़ा जाए, तो यानी कि एक ही क्वांटिटी दोनों में जोड़ दी जाए। तो यहाँ पे अगर 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग 2 जोड़ दें, यानी कि पहले से ये एक बराबर थे और इनमें बराबर संख्या या क्वांटिटी कोई भी चीज बराबर ही जोड़ी गई। जैसे लंबाई में भी आप ले सकते हैं 10 मीटर की लंबाई है, यदि उसमें 1 मीटर की लंबाई जोड़ दी जाए, ऐसे 10 मीटर की लंबाई है इसमें 1 मीटर और जोड़ दिया जाए और एक ये लंबाई है ये भी 10 मीटर है तो इसमें एक और जोड़ दिया जाए, तो ये जो टोटल लंबाई ये भी 11 मीटर ये भी 11 मीटर हो जाएगी। तो उसी प्रकार इसमें भी ये देखिए ये भी 12 हो गया ये भी 12 हो गया। तो इसको आप लोग किताबी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ए और बी अगर बराबर हैं तो इसमें हम ए प्लस के यानी कि कोई निश्चित क्वांटिटी जोड़ सकते हैं और बी प्लस बी में भी एक निश्चित क्वांटिटी जोड़ सकते हैं। ये तो बड़े काम की चीज हो जाती है। हम लोग इसको यूज करते हैं लेकिन कहाँ से आई है ये पता नहीं होता। हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी समीकरण में, समीकरण बेसिकली क्या होता है, अभी तक हम लोग समीकरण ही पढ़ रहे थे तो उसमें 2 क्वांटिटीज को इक्वल दिखाया जाता था, सिंपली वही समीकरण हो जाता था। तो समीकरण के दोनों ओर अगर हम सेम क्वांटिटी को जोड़ या घटा दें तो समीकरण इक्वल बना रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही है ये बात, यहीं से हम लोग उठाकर इस थ्योरम को वहां पे अप्लाई कर रहे थे। तो अब इसका ये हमें पता चल गया कि ये आई कहाँ से थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेकंड वाला भी समझ में आ गया होगा। तो अब आइए थर्ड अभिग्रहित पे बात करते हैं।
तो इन्होंने अपनी थर्ड अभिग्रहित में क्या कहा, बस उसी में जो सेकंड थी उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिए, उसमें जोड़ने को कह रहा था, इसमें घटाने के लिए। तो यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो जो परिणाम निकल कर आता है तो परिमाण भी बराबर होता है। तो तीसरी जो अभिग्रहित थी इसमें क्या कहा गया कि यदि बराबर को यानी कि एक निश्चित क्वांटिटी को बराबरों से घटाया जाए, यानी कि दो चीजें बराबर पहले से दी हुई हैं और उसमें एक निश्चित क्वांटिटी को, एक निश्चित मात्रा को घटाया जाए तो जो परिमाण निकल कर आता है वो बराबर होगा। अब जैसे देखिए फिर से वही उदाहरण, जैसे एक राम है एक श्याम जी हैं, इन लोगों के पास जो पैसे हैं वो बराबर है, मान के चलिए इनके पास 10 हैं, तो अब इनके पास भी 10 ही हमें दिखाना होगा क्योंकि दोनों के पास पैसे बराबर हैं। अब इनमें से 2 रुपए इनसे मांग लिया गया, इनमें से 2 रुपए इनसे मांग लिया गया, यानी कि बराबर क्वांटिटी दोनों लोगों से मांग ली गई। तो अब यहाँ पे इनके पास भी 8 रुपए बचे, इनके पास भी 8 रुपए बचे, जो कि दोनों बराबर हैं। तो यही कह रहा था। देखिए एक चीज होती है अभिग्रहित या अभिधारणा, व्यक्त किया जा सकता है लेकिन उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, जिसे व्यवहारिक रूप से तो दिखाया जा सकता है कि हाँ ये सही है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर मेथड सिद्ध करने का नहीं होता। किंतु एक वर्ड होता है प्रमेय, तो प्रमेय जो होती हैं उन्हें सिद्ध किया जा सकता है। तो अभिग्रहित या अभिधारणाएं जितनी भी हैं इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो आप ही देख लीजिए इनमें क्या सिद्ध करेंगे, ऐसा होता है व्यवहारिक जीवन में, हमें पता है ऐसा होता है, बस उन्हें हमें लिखना है। तो आइए फिर फटाफट और जो बची हुई हैं 4 अभिग्रहित उनको भी देख लिया जाए। तो सॉरी रिकॉर्डिंग रुक गई थी थोड़ा। तो ये चौथी अभिग्रहित में इन्होंने क्या कहा कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो जो पहले वर्ड है परस्पर संपाती, इस पे बात की जाए तो ये परस्पर संपाती यानी कि जैसे एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाए, सुपरपोज जिसे कहते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिट बैठ जाए उसे ही संपाती कहा जाता है। अब जैसे आपके पास एक का सिक्का है और एक दूसरा भी एक का सिक्का है, यानी कि आपके पास एक 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। अब वो दोनों सेम मॉडल के होने चाहिए, नहीं तो एक लगा पता चला पुराना वाला ले लिया आपने, एक नया वाला ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। सेम मॉडल के दोनों सिक्के होने चाहिए। तो अगर उनको एक दूसरे के ऊपर आप रखेंगे तो देखेंगे कि वो दोनों बिल्कुल बराबर हैं, ना तो जरा सा छोटा है ना तो जरा सा बड़ा है। तो इसी कंडीशन को सुपरपोज यानी कि परस्पर संपाती कहा जाता है। तो अब एक तो उदाहरण यही हो गया। अब वो कह रहे हैं कि दोनों बराबर होते हैं, तो बात सही है। अब इसको सिद्ध कैसे किया जाए, तो अभी हमने बताया कि इनकी जो अभिग्रहित हैं और अभिधारणाएं हैं इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता, ये व्यवहारिक रूप से सत्य हैं, बस इतना ही कहा जा सकता है इनके बारे में। तो ये एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये आप देख ही सकते हैं। एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखेंगे, जब वो सुपरपोज यानी कि परस्पर संपाती होंगे तो सिक्के बराबर होंगे। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लें हम तो चूड़ियों का ले सकते हैं। तो अगर एक चूड़ी है उसी के बराबर की एक चूड़ी और उसके ऊपर रख दी जाए तो परस्पर संपाती हो जाएंगे और वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब बराबर से तात्पर्य है जैसे चूड़ी है तो चूड़ी की जो परिधि है वो दूसरी चूड़ी की परिधि के बराबर होगी। इसकी जो त्रिज्या है वह भी दूसरी नीचे वाली चूड़ी के, ऊपर वाली चूड़ी की त्रिज्या नीचे वाली चूड़ी के बराबर ही होगी। और इनका जो सेंटर है वो एक ही लाइन में, अगर हम लोग ऐसा करके 90 डिग्री पे हम लोग कुछ बनाए हैं ऐसा, तो वो दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो ये होता है बराबर होने का चूड़ियों के केस में। मतलब चूड़ियों का केस क्या, वृत्त के केस में चूड़ियां वृत्ताकार होती हैं अगर उनकी चौड़ाई को हम लोग इग्नोर कर दें तो ये हो जाती है चौथी अभिग्रहित। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आइए 5वें अभिग्रहित पे बात किया जाए। तो 5वें अभिग्रहित में इन्होंने कहा कि पूर्ण जो हो, कोई एक पूर्ण चीज हो तो वह अपने एक भाग से बड़ा होगा, भाग से
बड़ा होगा। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग परसेंटेज को समझ लेते हैं। जैसे कोई वस्तु है उस वो 100% है, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब इसका एक भाग, अब आप उस भाग को 10% ले सकते हैं, 20% ले सकते हैं, 40% ले सकते हैं, 80% ले सकते हैं, 99.99% ऐसा ले सकते हैं। तो ये सभी इसी का एक भाग है। जैसे एक कोई आपके पास एक लाइन है तो इसका 10% भाग मान लीजिए इतना है, 20% इतना है, इस तरफ का परसेंट पूरे के 20% के बराबर है। तो यही कह रहा है कि एक जो पूर्ण जो लाइन है वो इसके एक भाग से, चाहे वो इतनी बड़ी, यहां से हम लोग बिल्कुल छोटा सा कट करके इधर निकालें तो ये जो पूरी बड़ी वाली लाइन होगी उससे छोटी ही होगी। तो ये तो एक व्यवहारिक ज्ञान है ही कि अगर उसी में से जब काट के निकाला गया है तो जाहिर सी बात है उससे छोटी होगी। तो वही बात समझने के लिए यहाँ पे परसेंटेज की थ्योरी, अगर हम लोग परसेंटेज का वो लें तो 100% कोई वस्तु होती है और उसका एक टुकड़ा करें तो उससे कम ही होगा। तो अब जो अपनी छठवीं अभिगृहित है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक ही वस्तु के दो गुने, यहाँ पे ये नहीं है, एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। तो एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे एक वस्तु है x और ये बराबर है a के, और एक वस्तु है यही x है, यही बराबर है b के। तो अगर इनका हम दोगुना कर दें, इसका भी दोगुना करेंगे, इसका भी, तो ये जो इनका दोगुना है वो भी, तो इनके जो इस साइड में है ये भी बराबर होंगे, यानी कि किसी वस्तु का दोगुना भी बराबर हो जाएगा। यानी कि एक ही वस्तु के, जो इसमें दिया हुआ है, एक ही वस्तु के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। तो एक वस्तु थी उसका दोगुना और उसी वस्तु का दोगुना कोई अदर क्वांटिटी, तो इनको हम आपस में बराबर कह सकते हैं। तो A = B हम कह सकते हैं। इसका ऐसे यूज आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, लेकिन इसका यूज आप एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। कोई समीकरण इस तरह से दिया होगा तो आप दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसी से थोड़ा मिलता जुलता जो अपना 7वां अभिगृहित है, तो इसमें क्या कहा है, तो जस्ट यही है, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। जैसे x ही a के बराबर है और x ही b के बराबर है, तो अगर इनका आधा कर दिया जाए बटे 2 और इसका भी आधा कर दिया जाए तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर होंगी, यानी कि A = B कह सकते हैं। और समीकरण के रूप में जब हम इसको यूज करेंगे, जैसे ऐसा कोई समीकरण दिया हो तो यानी कि उसके हम दोनों तरफ 2 से भाग कर दें तो समीकरण पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको 7 अभिगृहितें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इनकी जो 5 अभिधारणाएं हैं उन पे। तो आइए फिर अभिधारणाओं पर डिटेल में बात की जाए। तो अब यहाँ पे अभिधारणाएं आप लोगों के सामने दिख रही होगी, इसको पहले से ही लिख लिया है जिससे जल्दी हो समझाने में। तो इसमें कह रहा है कि एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु, यानी कि एक बिंदु पहले है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक पॉइंट A है और एक अन्य बिंदु यहाँ पे B है, तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, जाहिर सी बात है खींची जा सकती है। तो कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि यहाँ से यहाँ तक कई रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं, लेकिन बाद में ये निकल कर आया कि ये जितनी भी रेखाएं यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु पर खींची जाएंगी वो सब एक के ऊपर एक, यानी कि परस्पर संपाती होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक ही होंगी। तो इन सभी को खत्म करके यूक्लिड महोदय ने कहा कि A और B के बीच में केवल और केवल एक ही रेखा खींची जाएगी। तो यूक्लिड जी ने कहा कि एक ही रेखा खींची जाएगी। अदर साइंटिस्टों ने कहा कि बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं लेकिन वो संपाती होंगी। तो इन्होंने कहा कि इतना
ज़्यादा रॉकेट साइंस क्यों लगाए, तो इन्होंने साधारण सी भाषा में कह दिया कि एक ही लाइन खींची जा सकती है। तो आप लोग यहाँ पे चाहें तो यूक्लिड के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक ही सीधी रेखा, यहाँ पे ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि एक ही ऐसी इकलौती रेखा होगी जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक खींची जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं ये पहली अभिधारणा समझ में आ गई होगी। अब आइए बात करते हैं सेकंड पे। तो सेकंड अभिधारणा में कह रहे हैं कि एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब शांत रेखा क्या होती है, स्टार्टिंग में ही बताया गया था, एक टर्म रेखाखंड, यानी कि जिसके दो एंड पॉइंट हो, यानी कि जो दो बिंदु हो, एक बिंदु से स्टार्ट हो और दूसरे बिंदु पे समाप्त हो जाए। तो ए और बी अगर ऐसे हैं तो इन्हें हम लोग रेखाखंड या शांत रेखा कहते हैं। तो अब इस अभिधारणा में कह रहा है कि इन्हें हम लोग निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ, इस रेखाखंड को हम लोग इधर भी बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। आपकी मर्जी, जितना आप बढ़ाना चाहें आप इन दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दूसरी समझ में आ गई होगी अभिधारणा। अब आइए बात करते हैं तीसरी अभिधारणा पे। तो इसमें कहा जा रहा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो जी हाँ, आप इस पॉइंट को केंद्र मानिए और इस इतनी बड़ी त्रिज्या लीजिए और इसके चारों ओर एक वृत्त बना सकते हैं आप। इसी त्रिज्या को थोड़ा सा और बड़ा, केंद्र भी वही है, त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी ले लें तो इससे एक वृत्त और बन सकता है। तो इसी प्रकार से त्रिज्या कुछ भी होकर एक वृत्त बना सकता है। केंद्र जरूरी नहीं है यही पॉइंट लिया जाए, इससे थोड़ा बाहर कहीं पे भी, यहाँ पे भी ले सकते हैं, या इसी तो इससे बाहर लिया, एक इतनी बड़ी त्रिज्या लिया और यहाँ से एक वृत्त बना दिया। यही पॉइंट यहाँ पे ना लेकर यहाँ पे लिया और इतनी बड़ी त्रिज्या लेकर एक वृत्त ऐसा खींच दिया। तो कहीं पर भी हम लोग कुछ भी केंद्र, किसी पॉइंट को केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी त्रिज्या लेकर हम लोग वृत्त खींच सकते हैं। तो यही बात यूक्लिड महोदय ने अपनी तीसरी अभिधारणा में कहा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं चौथी अभिधारणा। तो अब चौथी अभिधारणा में कह रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो समकोण क्या होते हैं कि 90 डिग्री पे दो लाइनें जब मीट करती हैं तो उन्हें समकोण कहा जाता है। तो ये 90 डिग्री का होता है। तो अब कैसे भी बना दें, आड़ा तिरछा किसी भी प्रकार का हो, जितने भी समकोण होंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे, अर्थात बराबर होंगे। चाहे ऐसा बना हो तो ये भी 90 डिग्री का, ऐसा बना हो तो ये भी 90 डिग्री का, तो किसी प्रकार से भी बना हो, सारे के सारे समकोण 90 डिग्री के ही होते हैं। तो आइए अब देखते हैं पांचवी अभिधारणा को। तो यूक्लिड महोदय ने जो पांचवी अवधारणा दी थी वो क्या थी कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। वैसे तो ये समझ में नहीं आया होगा, आइए इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। तो अब पांचवी अभिधारणा में इन्होंने कहा था कि एक रेखा दो सीधी रेखाओं पर, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिराई जाए। तो मान लेते हैं हम लोग एक सीधी रेखा ये है, समांतर नहीं कहा है, थोड़ा सा तिरछा, आड़ा तिरछा, हम लोग ऐसे दो रेखाएं मान लेते हैं। तो ये रेखाएं हैं तो इनफाइनाइट तक ये भी बढ़ाई जा सकती है, ये भी, रेखाखंड नहीं कहा है, रेखा कहा है, तो इसलिए, और इस पे एक रेखा गिराई जाए तो एक रेखा इस प्रकार से। तो अब ये जो ये कोण बना, ये कोण बना, ये कोण बना, ये कोण, ये सभी बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है। तो अब इसमें कह रहा है कि जो अंतः कोण बन रहे हैं, तो एक अंतः कोण ये है, एक अंतः कोण ये है, एक अंतः कोण ये है और एक अंतः कोण ये है। तो अगर दोनों का योग कर दिया जाए तो दो समकोणों से, यानी कि इसका और इसका योग कर दिया जाए, इसका और इसका योग कर दिया जाए, तो जिस तरफ का योग दो समकोणों यानी कि दो बार 90-90, तो सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि 180। तो मानते हैं हम लोग एंगल ये ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल ए डैश है और ये एंगल बी डैश है। तो अब इस जिस तरफ का अगर a प्लस बी, जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 180 डिग्री से कम आती है,
तो जाहिर सी बात है रेखाएं इसी ओर, जिस ओर ये कोण दोनों बन रहे हैं उसी ओर अगर रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, और इस तरफ बढ़ाया जाएगा तो ये कहीं नहीं मिलेंगे। और अगर यही थोड़ा सा कंडीशन उल्टी होती तो अगर ए डैश बी डैश होता अगर 180 डिग्री से छोटा तो जाहिर सी बात थी रेखाएं इस तरफ मिलती, किंतु हमें ये देखने में ऐसे ही लग ही रहा है कि ये वाला जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, ये कोण भी 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे ए डैश प्लस बी डैश को अगर हम निकालेंगे तो ये 180 डिग्री से बड़ा आएगा। तो इस तरफ रेखाएं नहीं मीट करेंगी, इस तरफ हम बढ़ाएंगे रेखाओं को तो ये एक दूसरे को एक अनिश्चित दूरी पे, मतलब कुछ दूर पे भी मीट कर सकते हैं और बहुत दूर जाने पे भी मीट करेंगी, लेकिन करेंगी जरूर। तो इसी तरफ ये रेखाएं मीट करती हैं। तो यही यूक्लिड महोदय ने अपनी 5वीं अभिधारणा में बताया था। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो 7 अभिग्रहीतें थी और ये 5 अभिधारणाएं थी ये समझ में आ गई होंगी। अब बातें रह जाती हैं कुछ जो इसमें टर्म यूज हुए हैं, रेखा, पॉइंट, ये सब का। तो ये सब का कोई निश्चित परिभाषा है नहीं, ऐसा गणितज्ञ मानते हैं कि इनकी कोई निश्चित परिभाषा है नहीं। तो चलिए फिर जैसे सवाल में अगर आवश्यकता होगी इनकी परिभाषाओं की तो इनको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब प्रश्नावली 5.1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जाकर एंजॉय विथ आरसी सर्च करेंगे तो सेम लोगो जो यूट्यूब पे लगा हुआ है वही लोगो टेलीग्राम चैनल पे भी लगा हुआ है। तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।